नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात जिया खान मामले की। आज अभिनेत्री जिया खान खुदकुशी मामले में अभिनेता सूरज पंचोली बरी हो गए हैं। खुदकुशी के 10 साल बाद आज सीबीआई कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। 3 जून 2013 को जिया खान जुहू स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत मिली थी। उस वक्त वो सिर्फ 25 साल की थी। इस खबर ने उनके परिवार और चाहने वालों को हिलाकर रख दिया था। इस केस में एक्टर सूरज पंचोली पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा। सूरज पंचोली अभिनेता आदित्य पंचोली के बेटे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जिया खान की मां राबिया खान इस समय मौजूद हैं, जो ये पूरी लड़ाई लड़ रही हैं। राबिया जी, आपने अपनी बेटी को खोया है, 10 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी है, लेकिन सबूत का अभाव बताया गया है। जी, एक्चुअली आज 10 साल के बाद ये सबूत हो गया कि सच तो बाहर आ गया। जो मैं कहती गई कि ये सुसाइड नहीं है और ये अबेटमेंट टू सुसाइड रॉन्ग चार्ज लगाया हुआ है, वो आज कोर्ट में साबित हो गया। ऑनरेबल कोर्ट ने अक्यूज को एक्विटल दे दिया, क्योंकि वो अबेटमेंट टू सुसाइड पर अक्यूज था ही नहीं। मेरा हमेशा से यही कहना था कि मेरी बेटी की हत्या की गई है और उसकी जान ले ली गई है, और मैंने उनको सारे बटोर के सबूत भी दिए, लेकिन उन लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि किस लिए, ये तो वही जानते हैं। और वो बस एक ही सुई पर अटके रहे, अबेटमेंट टू सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड। भाई, उसकी भी कोई वजह होती है। एक सबूत लेकर नहीं आए। मुझे तो हैरत इस बात की होती है कि चार्जेस तो तब लगते हैं जब आपके हाथ में सबूत होते हैं। इन्होंने बगैर सबूत कलेक्ट किए चार्ज लगा दिया। तो इसमें सजा अक्यूज को मैंने नहीं दी। जो ये कहते हैं कि 10 साल से वो ही वाज इन पेन, नॉट बिकॉज ऑफ मी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उल्टा मुझे जो दर्द हुआ है, जो मुझे जद्दोजहद करनी पड़ी, और इस जंग में क्या कुछ नहीं मुझे करना पड़ा, ये कोई नहीं देख रहा है। सिर्फ यही देख रहे हैं कि ओहो अक्यूज को 10 साल तक लटकाए रखा और फिर जाके उसको एक्विटल दे दिया क्योंकि सबूत नहीं था। अब आप बताइए, इसमें किसकी केयरलेसनेस है? लापरवाही थी ना एजेंसीज की। राबिया जी, इस मामले में जांच सीबीआई ने भी की। अगर जांच करते तो वो सबूत प्रोसिक्यूटर जो है वो कोर्ट में सबूत देते ना। आपने कुछ सबूत ही नहीं दिया। 1-2 सबूत दिए कि वो उसको मारता था, वो अब्यूसिव था, रिलेशनशिप में अब्यूज था, तो इसीलिए अबेटमेंट टू सुसाइड उसने अबेट कर दिया। अगर उसने उसको मारा पीटा जो भी किया दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पर हत्या तो उसकी जून में हुई है। आप जनवरी में मार खाते हैं और जून में डिसाइड करते हैं कि मैं खुदकुशी कर लूं। प्लीज, आप बेवकूफ कुछ लोगों को बना सकते हैं, सारी दुनिया को नहीं बना सकते। राबिया जी, आज के फैसले के बाद आगे क्या? आज के फैसले के बाद मैंने ये तय किया है कि एक तरह से मुझे बड़ी राहत मिली कि एक जो सवाल था कि जिया ने सुसाइड किया, सुसाइड, वो आउट ऑफ द वे हो गया है, वो रास्ते से बिल्कुल निकल गया है। अब मैं तैयारी करूंगी अपनी लीगल टीम के साथ में, और मैं जाऊंगी और दिखाऊंगी उनको वो सारे सबूत जो मैंने सीबीआई को दिए थे। वो सब सबूत जो हैं टॉप फोरेंसिक डॉक्टर्स के हैं। अब आप बताइए, जो उसकी तस्वीरों में जो उसकी निशानियां हैं जिस्म के ऊपर, वो दुपट्टे से तो हुई नहीं है, तो वो किससे हुई है? सारे सवाल मैं खड़े करूंगी और मैं कहूंगी कि अब आप मुझे इन बातों का जवाब दीजिए। जी, अब राबिया जी, एक तरफ ये कानूनी लड़ाई तो आप लड़ी रही थी, लेकिन आपके लिए एक इमोशनल लड़ाई भी रही होगी। बहुत दुख और दर्द रहा होगा साथ में। बेशक, हर पल, हर रोज, हर लम्हा मेरा इस तकलीफ से गुजरता है। और मैं कहती हूँ
कि हमारा तो हमारा औरों का भी कितना टाइम वेस्ट किया है, कोर्ट कचहरियों का टाइम वेस्ट किया है। अगर आपको ये करना था तो पहले ही कर देते। जब आपको कोई सबूत मिल नहीं रहे थे तो आप मेरे सबूत लेकर तो कम से कम उस पर कार्रवाई कर लेते कि भैया ये कह रही है कि मर्डर है, चलो मर्डर एंगल देख लेते हैं, शायद कुछ सुराग मिल जाता है आपको। आपने तो वो भी नहीं किया, बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। एक माँ का रोना, एक माँ की चीख, एक माँ का इनसे गिड़गिड़ा कर न्याय की भीख मांगना, उन लोगों ने तो कुछ समझा ही नहीं। हम लोगों ने राबे कुछ जी, नहीं समझा, बस कान में रुई डाल के बैठ गए। और जज के पास सामने भी, कोर्ट में के सामने भी इनके पास कोई सबूत नहीं था दिखाने की। राबे जी, आप हमारे साथ जुड़िए, आपका दर्द हम समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और बात अब अपने खिलाड़ियों की करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में खिलाड़ियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं। तो दिल्ली पुलिस आज भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर करने जा रही है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पहलवानों की शिकायत पर आज ही एफआईआर दर्ज होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने महिला पहलवानों को सुरक्षा देने का निर्देश भी दिया। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप हैं। देश के नामी गिरामी पहलवान कई दिनों से उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खिलाड़ियों ने कहा है कि वे सिर्फ कोर्ट पर विश्वास करते हैं और जांच में पूरा सहयोग देंगे, लेकिन धरना तब तक चलेगा जब तक बृजभूषण पर कार्रवाई नहीं हो जाती है। और आपको बता दें, इस पूरे मामले में एक आज सुबह जिस तरह से हमने देखा, कई नामी गिरामी जो बड़े खिलाड़ी थे, कपिल देव, अभिनव बिंद्रा, साथ ही वीरेंद्र सहवाग, नीरज चौधरी, तमाम जो बड़े नेता आए साथ, तब जाके इस मामले में गति आई है। आज जब सुप्रीम कोर्ट में केस टेकअप हुआ तो दिल्ली पुलिस की तरफ से मिस्टर तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए और उन्होंने अपीयर होते ही कहा कि जी क्योंकि कंप्लेंट्स से कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होता है, इसलिए हमने फैसला किया कि एफआईआर दर्ज आज ही कर ली जाएगी। हमने कोर्ट में गुहार लगाई कि जी आप इस केस को डिस्पोज ऑफ ना करें, इसको पेंडिंग रखें और जो ये कंप्लेनेंट लड़कियां हैं इनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। तो ये सब सुन के कोर्ट ने डायरेक्शन दी है दिल्ली पुलिस को कि जो माइनर लड़की है उसको पॉजिटिवली एक पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। और कमिश्नर पुलिस दिल्ली को डायरेक्शन ये भी दी है कि जो बाकी लड़कियां हैं उनकी भी थ्रेट परसेप्शन असेस की जाए। वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि धरने पर बैठने की बजाय किसी भी थाने में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते थे, इस पर कोई रोक नहीं है। सारे कदम उसी दिशा में है, एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया जब कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद जो जो कदम उठाने उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। और जहां तक एफआईआर की बात है, ये धरने पर बैठने से पहले भी या उस समय जब आंदोलन किया उस समय भी, उससे पहले भी आप किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते थे, उस पर कहीं रोक नहीं थी। और इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ आशीष भार्गव, रविशंजन शुक्ला और विमल मोहन भी जुड़ेंगे। आशीष, पहला सवाल मेरा आप ही से, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद या जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं उससे जो खिलाड़ियों का पक्ष है उनको कुछ राहत मिली होगी? जी बिल्कुल, देखिए एफआईआर दर्ज हो गई है। दखल देने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया था कि एफआईआर दर्ज करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखकर खुद ही दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बात कर ली। ये काफ़ी अहम है इस मोड़ पर, जब सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस जारी किया था तो ये कहा था कि जो याचिका करता है, शिकायत करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला पहलवान हैं जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है और जो उनके आरोप हैं वो गंभीर श्रेणी के हैं। ऐसे में उन पर विचार करने की जरूरत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और अब जब सुनवाई हुई तो दिल्ली पुलिस ने खुद कह दिया कि वो एफआईआर दर्ज कर रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत है कि जो काम धरने पर बैठने पर, शिकायत देने पर नहीं हो रहा था, वो काम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल करने के बाद वो एकदम से हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है निधि कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कभी इतने पे ही केस को बंद नहीं किया है, जबकि दिल्ली पुलिस मांग कर रही थी
कि इनकी मांग थी कि एफआईआर दर्ज हो जाए। एफआईआर दर्ज हो रही है, अब इस केस को बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लंबित रखा है। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी तलवार जो है वो अदालत की लटकी है कि उसे 1 हफ्ते के बाद फिर आकर यहाँ पे जवाब देना है, खड़े होना है। और ऐसे में अब उसे ये बताना होगा कि एक एफआईआर तो दर्ज हो गई है कि 1 हफ्ते में उसने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, क्या आगे कार्रवाई की है। तो फिलहाल उसकी परीक्षा की घड़ी है यहाँ पर, और शायद यही इंतजार महिला पहलवान भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उनकी मांग भी अब बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कि हम अपनी याचिका में संशोधन कर देंगे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच न करे, रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी से इस मामले की जांच हो। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन आने वाला शुक्रवार, जो अगला शुक्रवार होगा, जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आएगा, तो काफी अहम होगी उस समय की सुनवाई। जी बिल्कुल आशीष, हमारे साथ रवीश रंजन शुक्ला भी मौजूद है। रवीश, आप तो जंतर मंतर पर हैं। कुछ देर पहले खिलाड़ियों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास जताया था। अब क्या आभास आपको हो रहा है, खिलाड़ियों का अब रुख क्या है? जी देखिए, खिलाड़ियों का रुख अब और कड़ा हो गया है। खिलाड़ियों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी और जब तक उनसे सारे जो अधिकार हैं, जो शक्तियां हैं, उसको वापस नहीं लिया जाता है, तब तक ये जो धरना है ये चलता रहेगा। तो यही वजह है कि जंतर मंतर पर लगातार जो खिलाड़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में हम लोगों को लग रहा था कि शायद धरना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया तो यहाँ पर खिलाड़ियों के बीच में तालियां बजीं। लेकिन कुछ ही देर के बाद में खिलाड़ियों के प्रतिनिधि ने ये कहा कि वो लीगल टीम से बातचीत करने के बाद में वो मीडिया को बताएंगे, लेकिन धरना ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजरंग पूनिया ने साफ ये कह दिया कि अभी ये जो धरना है वो चलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो अनुराग ठाकुर ये बोल रहे हैं कि उन्होंने 12 घंटे खिलाड़ियों के साथ में बातचीत की, बजरंग पूनिया ने साफ तौर पर ये कहा कि उस 12 घंटे में 12 मिनट भी खिलाड़ियों को नहीं दिया। इन 3 महीनों में उन्होंने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, मोबाइल नहीं उठाया। ये सारे आरोप जो है वो खिलाड़ियों की तरफ से लगाए गए। साक्षी मलिक ने ये कहा कि वो पुलिस के पास में कंप्लेंट गई थी, उसके बाद में पुलिस ने करीब 6 दिन बीत चुके हैं और पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया, कंप्लेंट पर कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसके वजह से उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। तो उनका अब ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पर उनको भरोसा नहीं है, सरकार पर। मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या सरकार ये कहती है आपको बातचीत करने के लिए बुलाती है तो आप जाएंगे बातचीत करने के लिए? तो बजरंग पूनिया ने ये कहा कि वो पिछले 6 दिनों से इसी जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे कोई प्रतिनिधि मिलने के लिए नहीं आया। तो एक डेडलॉक निधि सरकार और खिलाड़ियों के बीच में बनी हुई है। अब खिलाड़ियों ने पूरा जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी है, और उनका जैसा अभी आशीष बता भी रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने ये भी अब गुहार लगाने का वो किया है कि एसआईटी इस पर जो है वो बनाई जाए, और एसआईटी की जांच पर उनको भरोसा है। तो निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस की जांच पर अब भरोसा नहीं रह गया है। अगर मैं आपको जंतर मंतर का थोड़ा सा तस्वीर दिखाऊं तो ये आप देखिए कि यहाँ पर पिछली बार के धरने में और इस बार के धरने में अंतर यह है निधि कि इस बार तमाम सारे पॉलिटिकल लीडर जो है वो इसी जगह पर आकर और भाषण भी देते हैं और समर्थन भी करते हैं। पिछली बार जो है ये जो नेता हैं वो यहाँ पर नहीं आते थे, यानी उनका जो समर्थन रहता था वो उनके घर तक या फिर जहां वो हैं वहीं तक वो सीमित रहता था। खिलाड़ी खुद नेताओं को मना करते थे कि वो इस धरना स्थल पर ना आए। लेकिन इस बार हमने देखा कि लगातार 3-4 दिनों से जो है यहाँ पर लगातार जो कई सारे नेता यहाँ पर आ रहे हैं। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा आ चुके हैं यहाँ पर, आतिशी यहाँ पर, सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के लोग आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक नेताओं का भी एक सियासी दबाव भी इन खिलाड़ियों पर है कि इस बार जो लड़ाई है उसको अंजाम तक आप पहुँचाइए, वरना आप बार बार धरना देते हैं, हम लोग आपका समर्थन करते हैं, लेकिन आप लोग 2-4 दिन के बाद में उठ जाते हैं आश्वासन पर। कई नेता ने ये भी हम लोगों ने सुना, उनको यहाँ भाषण दिया कि इस बार जो है लड़ाई हम आपका समर्थन तभी करेंगे जब आप कहेंगे कि इस बार की लड़ाई अंतिम चरण तक आप लेकर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के ऊपर में भी दबाव है कि हरियाणा की तमाम सारी खाप पंचायतों के लोग भी यहाँ पर आए हुए उनको समर्थन देने के लिए, तो एक ये भी दबाव है। लेकिन ये धरना निधि अभी लग यही रहा है कि लंबा चलेगा, क्योंकि सरकार और खिलाड़ियों के बीच डेडलॉक बना हुआ है। बिल्कुल, और 1 हफ्ते का समय जैसे आशीष ने बताया बहुत अहम है। विमल, आपसे आपका क्या आंकलन? आप आज सुबह से जिस तरह से बड़े बड़े खिलाड़ी, कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, नीरज चोपड़ा, तमाम जो लोग थे उनकी तरफ से ट्वीट या बयान आए, उससे थोड़ा सा इन खिलाड़ियों को बल मिला, और हरभजन सिंह
और उसके बाद क्या आपको लगता है ये किस तरह से, आपका क्या आंकलन है? क्योंकि इस बार खिलाड़ियों का भी समर्थन मिल रहा है और पिछली बारी जिस तरह से और पॉलिटिकल पार्टीज, राजनेताओं को अलग रखा था, राजनीतिक दलों को अलग रखा था, तो वो भी साथ आ गए। हालांकि उससे भी कुछ और सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या आंकलन आपका अब? देखिए निधि, जैसे 2-3 दिन पहले आप भी आई थी, जब यहाँ पे हम लोगों ने बातचीत की थी, इन्होंने अपनी रणनीति तो बिल्कुल बदली है। पिछली दफ़ा इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मेरे सामने कई नेता आए थे जिनको इन्होंने कह दिया था कि आपको यहाँ नहीं आने की ज़रूरत है। इस बार विनीश से यही सवाल हमने किया था, तो उन्होंने कहा कि पहली बार कई लोगों के बताने पे चल रही थी, लेकिन इस बार अपना दिमाग लगा के, क्योंकि आर पार की लड़ाई है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर हम गलत है तो हमारा नार्को टेस्ट करा लो, हमें पनिशमेंट दो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उन्हें या हमें दोनों में से दोनों को फ्री छोड़ो और बात को ऐसे लटकाए रखो। 3 महीने का लंबा इंतजार है और इनके लिए बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि ये सब एक्टिव खिलाड़ी हैं। इस साल एशियन गेम्स में हिस्सा लेना है, अगले साल ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेना है, तो इनके लिए काफ़ी वक्त भाग रहा है। बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है या जो अधिकारीगण हैं वो धीरे धीरे 1 हफ्ता 1 दिन इस तरह करके चल सकते हैं। इनके लिए काफ़ी एक दिन वक्त भागने जैसी बात थी। तो इन्होंने 2 दिन पहले भी जो मैंने इंटरव्यू किया था उसमें कहा था कि FIR हो और अरेस्ट हो उसी पे हम मानेंगे, दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं है क्योंकि उन्होंने FIR नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी बात को दोहराया भी है कि मतलब ये सिविलाइज नहीं है कि आपके पास इस तरह के केसेस आए और आप उस सेंसिटिविटी नहीं दिखाएं, FIR ना करें। तो FIR तो आज उनको मजबूरन करना पड़ा है। अगले जो 7 दिन है ये देखना होगा कि दिल्ली पुलिस क्या करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी ओर से रास्ता बंद नहीं किया है, ऐसा नहीं कि FIR करके छोड़ दिया है। तो अगले 7 दिन ये खिलाड़ी भी इंतजार करेंगे। इनकी मांग तो जाहिर तौर पे है अरेस्ट की, लेकिन किस तरह से जाती है आगे आने वाले 7 दिनों में बातें, ये बहुत अहम रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी जानकारी दी, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और देश की बात में अब हम आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार को अदालत ने झटका दिया है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त बीजेपी नेता रघुराज सिंह कंसाना को डकैती, अपहरण, हत्या के प्रयास जैसी धाराएं हटाने के लिए सरकार ने आदेश दिया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एक रिपोर्ट। मंगलवार को एनडीटीवी इंडिया ने दस्तावेजों के साथ बताया कि कैसे मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के अध्यक्ष रघुराज सिंह कंसाना, जो 2012 में मुरैना जिला पंचायत अध्यक्ष थे, कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, उनके परिजनों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया तो कंसाना और उनके सहयोगियों ने कथित रूप से पुलिस पर गोलियां चलाईं। आरोपी को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया, लेकिन पहले कांग्रेस की सरकार ने उन्हें बेदाग करने की कोशिश की। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए तो गृह मंत्रालय ने क्लीन चिट दे दी। जो मामले नीचे से होके ऊपर आते हैं, पक्ष में रिपोर्ट लग के आती है, उस तरह की प्रकरणों को वापस लिया जाता है। लेकिन ग्वालियर में एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने सरकार के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि चूंकि मुकदमा अंतिम चरण में है, ये गंभीर अपराधों से संबंधित है, ऐसा मामला वापस लेना न तो न्याय हित में है न लोक हित में। अब कोर्ट के आदेश के बाद सत्तारूढ़ दल के सुर बदले हैं। रघुराज कंसाना जी जो पूर्व में कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, उस दौरान के उनके कई आपराधिक मामले हैं जिसको लेकर न्यायालय की टिप्पणी आई है। जो आरोप हटाने का निर्णय स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने लिया होगा, उसको लेकर जो न्यायालय की टिप्पणी आई है उसका हम सम्मान करते हैं। न्यायालय का जो भी फैसला होगा, जो भी निर्णय होगा, उसका पूरा सम्मान किया जाएगा। और चूँकि पूर्व में वो कांग्रेस से जुड़े रह चुके हैं, तो कांग्रेस को तो इस मामले में कुछ कहने का हक नहीं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के सम्मानीय नेता रहे, कई पदों से उन्होंने नवाजा है, टिकट तक दिया है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को तो इस मामले में कुछ बोलने का हक ही नहीं है। उनके प्रकरण हटाने को लेकर माननीय न्यायालय द्वारा की गई साफ मनाही और यह टिप्पणी करना कि क्या सरकार राजनीतिक आधार पर या पार्टियों के आधार पर इस तरह के काम कर रही है, बहुत गंभीर घटना है। न्यायपालिका में भी सरकार दबाव बनाने की कोशिश करती है, जो अनुचित है। यदि न्यायपालिका के प्रति विश्वास खंडित हो गया तो फिर बचता क्या है इस मुल्क में।
2012 में जब शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार सत्ता में थी, कंसाना और उनके सहयोगियों पर आईपीसी की धारा 307, 186, 353, 332, 224, 225, 398 आईपीसी यानी डकैती, अपहरण, हत्या के प्रयास से संबंधित लोक सेवक के काम में बाधा डालने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने साफ कह दिया कि कंसाना के खिलाफ मामले को वापस लेना न लोक हित में है न न्याय के हित में है, लेकिन सरकार जानती है कि ये वोटों के हित में है, सियासत के हित में है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई अतीक अशरफ की हत्या का मामला है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस हत्या और उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर्स को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने यूपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हमने ये घटना टीवी पर देखी है, दोनों को एम्बुलेंस से सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, उनकी परेड क्यों कराई जा रही थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर भी विस्तृत हलफनामा मांगा है। अब 3 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई होगी। ये याचिका वकील विशाल तिवारी ने ये याचिका दायर की थी और इसमें अतीक अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने की मांग थी। साथ ही उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से अब तक हुए 183 एनकाउंटर्स की जांच कराने की भी मांग थी। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान कहा है कि ये चुनाव किसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन से दानव रूपी भ्रष्टाचारियों और माफियाओं को दरकिनार करने में मदद मिलेगी। ये चुनाव भी हमारे लिए किसी देवासुर संग्राम से कम नहीं है। डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन भी लग जाएगा तो बुनियादी सुविधाएं आसानी से हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान तक पहुंचने लग जाएगी। और जो दानों के रूप में भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व हैं, इनको दरकिनार करने में और हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिल पाएगी। और देश की बात में आगे बात करेंगे दिल्ली की सियासत की। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री का बंगला बढ़ाने के लिए किए गए बदलाव। देश की बात में बात दिल्ली की। बीजेपी की तरफ से कुछ पीडब्ल्यूडी के दस्तावेज जारी कर आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के आसपास 2 बंगले खाली कराए गए ताकि अरविंद केजरीवाल के घर का विस्तारीकरण किया जाए। इस आरोप पर दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि ये आरोप झूठे हैं। एक रिपोर्ट। बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने शुक्रवार सुबह ट्वीट कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास को और बढ़ाने के लिए अपने घर के आसपास फ्लैगस्टाफ रोड के कई सरकारी बंगले खाली करा लिए। ये आदेश साल 2021 में जारी किए गए थे। पहले एक कहावत थी कि जनता जगह खाली करो, राजा आ रहे हैं। कुछ यही हालत आज के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब की है कि राजा साहब आ रहे हैं, इसलिए अपने अपने जो फ्लैट हैं वो खाली कर दो ताकि वहां जो है शीश महल को बढ़ाया जाए। जो सरकारी बंगला नंबर 8A और B है वो ठीक अरविंद केजरीवाल के घर के बगल में है। आरोपों पर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन इन आरोपों पर दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री निवास के विस्तारीकरण की कोई योजना नहीं है। ये घर दिल्ली सरकार के अधिकारियों के लिए फ्लैट्स बनाने को खाली कराए गए हैं।
इन जगहों पर दिल्ली सरकार के अधिकारियों के लिए टाइप 4, 5, 6 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। हाल ही में बीजेपी ने कुछ दस्तावेज जारी कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने घर के नवीनीकरण में 45 करोड़ रुपए खर्च किए। जो दस्तावेज भी पीडब्ल्यूडी का है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है उस दस्तावेज में कि ये जो खाली कराए गए हैं घर वो अरविंद केजरीवाल के विस्तारीकरण के लिए, घर के विस्तारीकरण के लिए खाली कराए गए हैं। तो फिलहाल अब दोनों तरफ के आरोप और प्रत्यारोप हैं। जनता को तय करना है कौन ठीक है कौन गलत है। फिलहाल बैकफुट पर भले ही आम आदमी पार्टी सरकार हो, लेकिन आज जो ये विस्तारीकरण का नया मामला सामने आया है उस पर जरूर सूत्र कह रहे हैं कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में बात अब करते हैं कर्नाटक के विधानसभा चुनावों की। कर्नाटक में आरक्षण की राजनीति चरम पर है। 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म कर लिंगायतों को और वोकलिगा के बीच बांटने की कवायद ने पार्टी को अपने ही जाल में उलझा दिया है। कांग्रेस 75% आरक्षण देने की बात कह रही है, तो जेडीएस ने अपने मैनिफेस्टो में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की बहाली का वादा किया है। ऐसे में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पीछे रह गए हैं। बीजेपी के बड़े नेता अपनी रैलियों में 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर उसका 2-2% हिस्सा वोकलिगा और लिंगायतों के बीच बांटने के बोमई सरकार के फैसले को अपनी सफलता के तौर पर पेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी, एससी, वोकलिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, दिव्यांग जनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है। लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है। अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है, क्योंकि हम सब मानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही भारत को आगे बढ़ाएगी। एक तरफ बीजेपी नेता चुनावी रैलियों में लिंगायतों और वोकलिगा को 2-2% आरक्षण देने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बोमई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि 9 मई तक इस फैसले को वो लागू नहीं करेंगे। 10 मई को वोटिंग है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने 75% आरक्षण की वकालत कर दी, जिसे बीजेपी अब वोट बैंक की राजनीति बता रही है। मैं सिद्धरामैया जी को पूछना चाहती हूँ, 75% रिजर्वेशन किधर से देंगे? कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है, गवर्नमेंट का रूल्स है, रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं करना। हालांकि 75% आरक्षण पर सवाल उठाने वाली शोभा करंदलाजे इस सवाल पर चुप है कि 50% की समय सीमा तय होने पर 6% SC/ST आरक्षण बढ़ाकर 56% बीजेपी सरकार ने क्यों किया। अब जेडीएस ने अपने मैनिफेस्टो में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कही है। मैनिफेस्टो में हमने कहा है 4% माइनॉरिटीज के लिए और पहली बार 5% टोटल बजट में मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जैन, सिख इन चारों समुदायों को बजट का 5% जो है इन समुदायों के ऊपर खर्च करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बोमई सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म किया गया है। अंतरिम रिपोर्ट को
अदालत दूसरे मामलों में खारिज कर चुकी है। इसी तरह SC/ST का 6% रिजर्वेशन बढ़ाने का मामला भी अदालत में लंबित है। आरक्षण की राजनीति नई नहीं है। चुनावों के वक्त सिर्फ इसका स्वरूप बदलता है। बीजेपी, JDS और कांग्रेस तीनों की चुनावी रैलियां आरक्षण के इर्द गिर्द ही सिमटी हैं। ऐसे में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पीछे रह गए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। महाराष्ट्र के बाद रत्नागिरी में बारसू रिफाइनरी के विरोध का मुद्दा शांत होता नहीं दिख रहा है। आज फिर रिफाइनरी के विरोध में आंदोलनकारी गांव वाले सॉइल टेस्टिंग की जगह पर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बल पर उन्हें रोका। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों में धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज से इनकार किया है। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्योग मंत्री उदय सामंत से फोन पर बात की और मंत्री स्थानीय गांव वालों से बातचीत कर हल निकालने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी के लिए किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती से इनकार किया है। और देश की बात में बात अब मणिपुर की। मणिपुर के चुराचांदपुर में हिंसा के दौर के बाद लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है और इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी लग गई है। राज्य के मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह आज जिले का दौरा करने वाले थे, लेकिन आगजनी और हिंसा के बाद वो दौरा फिलहाल रद्द हो गया है। मणिपुर का चुराचांदपुर कस्बा पूरी तरह से बंद है। दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह यहां आकर एक ओपन एयर जिम का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन गुस्साई भीड़ ने रात में इसे आग की नजर कर दिया और आगजनी की घटना के बाद मुख्यमंत्री का दौरा रद्द हो गया। शुक्रवार को भी पुलिस को आंसू गैस का सहारा लेकर हालात को काबू में करना पड़ा। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने एक बयान में दावा किया कि राज्य की बीजेपी सरकार गांव वालों को उनके पारंपरिक घरों से ये कहकर हटाने की कोशिश कर रही है कि उनके गांव सुरक्षित वन और दलदली जमीन में पड़ते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इन आरोपों को खारिज करते हैं। It is not an issue. देसी आदिवासी क्या है, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो विकास विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। मणिपुर सरकार का दावा है कि बीरेन्द्र सिंह का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके निजी स्वार्थ हैं और वो ड्रग्स के खिलाफ सरकार की मुहिम से नाराज हैं, जिसके तहत सैकड़ों एकड़ में फैली पोस्ते की अवैध खेती को पिछले कुछ बरसों में नष्ट कर दिया गया। मणिपुर सरकार ने इलाके के कुछ ऐसे गुटों के साथ सीज फायर समझौते भी खत्म कर दिए हैं जो उसके हिसाब से ड्रग्स के कारोबार में शामिल थे। सरकार ने वन कानून के जरिए पहल की है। उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों में दखल दिया है, इसलिए सामाजिक संगठनों ने इस मुद्दे पर इस तरह से प्रतिक्रिया दी है। N बीरेन्द्र सिंह को एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा था जिन्होंने कोशिश की थी राज्य के जनजाति समुदाय तक सरकार को लेके जाने की, और ये जो घटना घटी है ये उनके सरकार के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि राज्य के 90% ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जनजाति समुदाय रहते हैं, मगर जनजाति समुदाय के पास सिर्फ 20 विधायक हैं। 60 विधायक हैं पूरे राज्य में और उनमें से सिर्फ 20 विधायक जनजाति समुदाय के पास हैं। और अब मणिपुर उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी मैते कम्युनिटी है उनको अब अनुसूचित जाति की जो सूची है उसमें उनको भी शामिल करने की पहल राज्य सरकार शुरू कर सकती है। और इस आदेश के बाद जो पुराने चिंता है लोगों के बीच वो फिर से पुनर्जीवित होने की आशंका भी जताई जा रही है। चुराचांदपुर से कामेंगथांग और इम्फाल से BM संजू के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया।
तो देश की पहली कोविड नेजल वैक्सीन देने की शुरुआत हो गई है। मुंबई में बुजुर्गों को दी जानी शुरू हुई है और इंजेक्शन का जो डर था इस वर्ग में वो अब खत्म हुआ है। सिर्फ 2 बूंद वाला बूस्टर डोज, इंजेक्शन का डर खत्म और दर्द चुभन जैसे खतरे से आजादी, क्योंकि नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन आ चुकी है। कोरोना के खिलाफ देश की पहली नेजल वैक्सीन इनकोवैक मुंबई में सीनियर सिटीजन को मुफ्त बूस्टर डोज के तौर पर दी जानी शुरू हो गई है। अब वापस कोविड बढ़ रहा है, अगर ट्रैवल करना है तो उसके लिए भी, तो इसलिए ले लिया मतलब। और ये नेजल हमने जब पढ़ा था तो अच्छा लगा था और ये काफी अच्छा लगा। आउट ऑफ इंडिया जून में जा रहा हूँ, जून फर्स्ट वीक में, तो वहाँ एयरपोर्ट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए करके मैं ले रहा हूँ। अभी कोरोना वापस बढ़ रहा है, इसके लिए मैंने तीसरा डोज लिया। पहला लिया था, 2 लिया, तो मैं बोला अभी कोरोना हट गया तो लेने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात थोड़ा लंबा था और गर्मी के सीज़न में बहुत लाइन भी थी, उसके लिए गया नहीं। और दूसरी वैक्सीनेशन बोला तो ये नाक में देता है, पहले इंजेक्शन में था, अभी नाक में देने से अच्छा है, इसके लिए वो अच्छा लगा। कोविड वैक्सीनेशन जो पहले इंजेक्शन के थ्रू से दिया जाता था उसमें कुछ लोगों को थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन ये वैक्सीनेशन अभी जो दिए जा रहा है ये नाक में ड्रॉप के थ्रू दिए जा रहे हैं। इसके वजह से इसमें कोई डरने की बात नहीं है और इसको कोई साइड इफेक्ट भी अभी आने की कोई चांसेस। अब वो 60 ईयर्स जो ओल्ड एज है उनके लिए अभी फिलहाल वैक्सीनेशन चालू की है। वैसे मुंबई में अब तक सिर्फ 15% लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है, इसलिए बीएमसी इसे लेकर अभियान भी चला रही है। अभी अपन इसके लिए अपन अवेयरनेस पूरे एरिया में अपन अपनी हेल्प पोस्ट के थ्रू से किया है। मुंबई महानगर पालिका के ट्विटर हैंडल पे भी ये सब चीज़ें अपन प्रसारित की है और जहाँ जहाँ अपन एरिया में प्रोपोगंडा कर सकते हैं अपने बीएमसी जो CHV और आशा वर्कर है उनके थ्रू से कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इस साल बढ़े कोविड मामलों की वजह से अब तक 93 मौतें हो चुकी हैं। इनमें 73% मौत 60 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों की है। इसीलिए मुंबई नगर निगम के 24 वार्ड्स में चयनित केंद्रों पर सबसे पहले बुजुर्गों के लिए बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत हुई है। जानकारों का मानना है कि नाक के जरिए कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश करता है और हालत बिगड़नी शुरू होती है, इसलिए नेजल वैक्सीन असरदार साबित हो सकती है। इससे इम्यून रिस्पॉन्स बेहतर होगा। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और देश की बात में जाते जाते कुछ दृश्य कर्नाटक से आ रहे हैं। कर्नाटक के बेल्लारी में राहुल गांधी का रोड शो चल रहा है और बताया जा रहा है यहाँ पर भारी भीड़ है। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ नमस्कार।